बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, आज आपने अखबारात देखे, आज के अखबारात में आपको नज़र आया होगा कि पहली मरतबा जब से कोरोना आया है हमारे मुल्क में हलाकतों की तादाद 200 से बढ़ गई। 201 हलाकतें इस वक्त भी आज के अदाद शुमार भी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन आज 2-3 बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हैं। एक तो तमाम मेडिकल के शोबे से वाबस्ता तमाम एसोसिएशंस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें PMA भी शामिल थी, जिसमें YDA भी शामिल थी, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स की नुमाइंदगी भी थी, और उसके साथ साथ मैं देख रहा था कि पैरामेडिकल स्टाफ और इस तरह तमाम जो हेल्थ से मुतल्लिका तंजीमें हैं वो तमाम की तमाम उसमें मौजूद थी। वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि हालात बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं और जो सिफारिश की जा रही है वो ये है कि पंजाब में भी एक ऐसा लॉकडाउन लगा दिया जाए जो बिल्कुल कर्फ्यू के मसावी हो, ऐसे लगे कि जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। और अगर ये ना किया गया तो आने वाले दिनों में हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। पंजाब काबीना का इजलास भी हुआ, एक अहम इजलास, बड़ा इजलास। उसमें भी अरकान की अक्सरियत की यही राय सामने आई कि पंजाब में हालात जो हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं। ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, और अब हम इसको किस तरह रोक सकते हैं? पंजाब के हालात को NCOC में ख़ास तौर पे रखा जाएगा। पंजाब के हवाले से जो बड़े फैसले किए जा रहे हैं वो यही है कि लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया, मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी गई, लेकिन यहाँ पर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, रिजर्वेशंस भी हैं। सबसे पहली बात कि हमें इस सूरत हाल में किस रवैये का मुज़ाहरा करना है, आगे किस तरह बढ़ना है। पहले हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे और इस हवाले से भी कि हुकूमत जो फैसले कर रही है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को और उन शिकायत को कैसे दूर किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में मैं यहाँ पर अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप YDA पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने की, जिसमें मैं समझता हूं कि तमाम हेल्थ से जितना मुतल्लिका तंजीमें थी उन्होंने एक बड़ा सख्त और वाज़िया पैगाम दिया, उससे मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ ही मैं मशकूर हूं, यहाँ पर इमरान सलीमी मौजूद हैं। इमरान सलीमी जो है सुपर मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं बहुत मशकूर हूँ आपका भी इमरान साहब यहाँ पर आने के लिए। आपको हुकूमती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कुछ फैसले ऐसे हैं आप समझते हैं कि वो आवाम के लिए मुश्किल का बायस बनेंगे और आप उन पर बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी तशरीफ लाने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर नुमान चौधरी भी मौजूद है, आप जनरल सेक्रेटरी हैं YDA के। नुमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि एक तरफ पहले ही रोजगार नहीं है डॉक्टर साहब, एक तरफ कारोबार पहले ही नहीं है। हुकूमत जो है एक बीच के रास्ते में चलना चाह रही है। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोगों का रोजगार भी मुतासिर ना हो, लोगों का कारोबार भी मुतासिर ना हो, लोगों के घरों में भूख भी ना आए। लेकिन आज आपने जो तजवीज़ दी, आपने PMA ने, लेडी हेल्थ वर्कर्स की एसोसिएशन ने, पैरामेडिक्स ने, YDA ने, आप सब लोग कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए कम से कम 2 हफ्तों के लिए। ये आप क्यों समझते हैं, क्यों ज़रूरी समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले देखें, अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो बीमारी है ना वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मजबूरी है, ये किसी चीज़ को नहीं देखती, और मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है। आप देखें कि अगर हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, तो उसमें देखें उन्होंने सिर्फ यही चीज़ की, उन्होंने लोग परवाह नहीं की SOPs की, और उन्होंने अपने जो ट्रेडिशंस हैं उनको ज्यादा उन्होंने कुंभ का मेला करवा दिया, तमाम चीज़ों के बावजूद प्रेफरेंस दी। और आप उसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट क्या हो रहा है कि लाखों की तादाद में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और हजारों की तादाद में लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जहां पे जान की मामला आ जाता है तो वहां तो अल्लाह ने भी फरमाया कि जो चीज आपको अगर हराम है, तो अगर आपकी जान जा रही है तो आप हराम चीज खा के अपनी जान बचा सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली डिजीज जो है वो बढ़ती जाएगी। आप देखें, अगर आप लॉकडाउन तो मौजूद है, स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है ना हुकूमत मुख्तलिफ जगहों पर। स्मार्ट अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है वो भी इन ट्रू सेंस नहीं इंप्लीमेंट हो सका। आप देखें, आप मार्केट्स में जाएं, आपको लोग विदाउट मास्क मिलेंगे, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो ये चीज मानने को तैयार नहीं है। आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो आपने असद उमर साहब का कोई रिसेंटली आपने बयान सुना होगा कि वो आप खुद इन लोगों को ये कह रहे हैं कि आप मार्केट्स में जाएं, वो कह रहे हैं जी कि ईद पे हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, तो आप जो हैं वो ईद की शॉपिंग की तैयारी शुरू कर दें। इसका क्या मतलब है कि आप बड़े तादाद में बाहर निकलें, शॉपिंग मॉल्स में जाएं, खरीदारी करें, वहां पे लोग आपस में एक दूसरे को मिलें और जो वायरस है वो ट्रांसफर हो। तो जब एक ये ट्रांसफर होता है तो फिर ये एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ता है।
तो जहां पे अगर हम उसको देखें, हम लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों को इससे ये प्रॉब्लम है कि हॉस्पिटल के जो वसाइल हैं वो बड़े महदूद हैं। आप देखें किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो अपनी 100% कैपेसिटी पे चौक हो चुके हैं। वेंटिलेटर्स आपको नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, पेशेंट रोज बाय रोज क्रिटिकल हो रहे हैं। तो वहां पे हेल्थ स्टाफ जो है वो तो उतना ही है ना, तो अगर उनको रिसोर्सेज भी उतने ही है, रिसोर्सेज भी उतने स्टाफ भी उतना ही है, स्टाफ भी उतना ही है, और पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि चीजें जो है वो चोक होती जाती हैं। तो जब आप इन चीजों पे सख्त रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, सख्त स्टेप नहीं उठाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम हेल्थ प्रोफेशनल होके एक चीज हमारे सामने, हमें ये तो पता है कि ये पेशेंट आया, इसको हम ये ऑक्सीजन देंगे या इसको वेंट पे शिफ्ट करेंगे तो ये पेशेंट की जान बच जाएगी। लेकिन जब हमारे पास वो चीज ही नहीं अवेलेबल है तो हम उसकी जान कैसे बचा सकते हैं? इस वक्त आप खुद सर्विसेज हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त लाहौर के हॉस्पिटल्स की क्या हालत क्या है? सर आप इस टाइम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, मैं आप सर्विसेज में 32 वेंट्स का जो है वो है, उसमें मेयो में 50 के राउंड जो वेंट्स हैं वो, और उसके बाद एलजीएच में चले जाएं तो 40 के राउंड वेंटिलेटर्स हैं, सारे मुकम्मल ऑक्यूपाइड हैं। और एक बड़ी दिल खराश में आपको बात बताऊं कि आप जब किसी से पूछते हैं कि वेंटिलेटर अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो कब अवेलेबल होता है? जब किसी मरीज की जान जाती है, फिर दूसरे मरीज को वेंटिलेटर मिलता है। और अनफॉर्चुनेटली जब तक उसको वेंटिलेटर मिल रहा है उससे पहले वो हाथ अपनी जान से हाथ धो चुका होता है। तो ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। जो चीजें आपने अगर इंडिया की वीडियोस में देखी, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये कहा जाए कि आपके इस वक्त जो लोग वेंट पे जा रहे हैं, जो आईसीयूज में जा रहे हैं, वहां पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है इस वक्त, बहुत ज्यादा बढ़ है, बहुत ज्यादा बढ़ है। उसकी दो मुझे एक माजरत के साथ, लाहौर का एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खैर प्राइवेट हॉस्पिटल है, ले भी लूं तो मुझे कोई नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं नाम लूं। उनके आईसीयू के नवान साहब इंचार्ज मुझे मिले और उन्होंने मुझे एक बड़ी, जो दिलखराश लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, मैं भी कहूँगा वो दिलखराश बात उन्होंने मुझे बताई। नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आईसीयू के इंचार्ज हैं, लाहौर का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, महंगा हॉस्पिटल है, जाहिर है बड़ा होगा महंगा भी होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मोर्टेलिटी रेट था वो 30% था, हम अपने आईसीयूज में आने वाले 100 में से 70 मरीजों को बचा लेते थे, 10 में से 7 मरीजों को बचा लेते थे, अल्लाह के करम से बचते थे। बहरहाल हमारी कोशिश होती थी, तो हम जो कोशिश करते थे नतीजे में बच जाते। 3 बंदे जो थे वो जाबाक हो जाते थे। लेकिन अब पिछले 10 दिनों की उन्होंने मुझे जो सूरत हाल बताई, मोर्टेलिटी रेट 100% पर चला गया है। जो बंदा आईसीयू में जा रहा है, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, लेकिन ये हकीकत है। और दिल खराज, जैसे आप कह रहे थे डॉक्टर साहब, कि सूरत हाल ये बनी हुई है कि वेंट दस्तयाब ही होंगे, और दस्तयाब उस वक्त होगा जब कोई बंदा डेथ जिसकी हो जाएगी, अल्लाह ना करे, वेंटिलेटर अवेलेबल होगा। कि जो पहले वेंट पे है उसकी डेथ हो गई है, तो आपको फिर उसके बाद जो इन क्यू लगे हुए हैं। अब वेंटिलेटर का मकसद मतलब क्या है कि आपको फिल 4 ऑक्सीजन चाहिए, पेशेंट को आर्टिफिशियली आपने देनी है, उसके लंग्स इतनी कैपेसिटी नहीं रख सकते वो खुद इनहेल कर सके। तो आप ये दिखाएं बगैर सांस के एक बंदा कितनी देर जिंदा रह सकता है? वो वेंट के इंतजार में क्यों में लगा है, और जब तक उसकी बारी आई तब तक बारी भी सूरत में आनी है कि आगे जो अब देखिए बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल हमारे तो पास, आप ये कह रही है कि सख्ती कर दी जाए, क्योंकि हमारे पास क्या ऑप्शन आती है कि अब तमाम तंजीमें इकट्ठी होगी उसके ऊपर। मैं इमरान साहब आपकी तरफ आऊंगा, सब इकट्ठे हो गए उसके ऊपर। मेरा ख्याल है इस वक्त जितनी आपकी तंजीमें हैं उनकी यही तजवीज़ है कि इस वक्त हुकूमत सख्ती करने जा रही है, कर भी रही है, ऐलान भी कर रही है। आप ये कहते हैं कि मजीद सख्ती की जाए? सर ऐसा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ नजम भाई कि हम लोग वक्तन फ़वक्तन प्रेस रिलीज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और हुकूमत को एक बात समझाते रहे हैं कि देखें कहीं भी पेंडेमिक आती है, हमारी मेडिकल की बुक्स में भी लिखा हुआ है, हर जगह पे ये बड़ा क्लियर है, पेंडेमिक एपिडेमिक में टू ब्रेक द चेन। पहले आप देखें फर्स्ट फेज आई इसकी, सेकंड आई, आपने 1-2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन किया और कदरे बेहतर था, उसमें आपने इस चेन को ब्रेक किया। अभी भी ये ज़रूरत थी कि इस जो चेन है ये कोविड की, क्योंकि हमें ये पता था कि ये इतनी सीवियर हो चुकी है कि आपके हॉस्पिटल में 95% ऑक्सीजन कंजप्शन हो चुकी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद नहीं है। आप जब कोई पेशेंट आता है तो उसको 3 किस्म की वेंटिलेशन चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के बाद उसको चाहिए होती है नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, जिसमें हम पेशेंट्स को एचडीयू में शिफ्ट करवाते हैं। अगर उसमें भी पेशेंट सर्वाइव नहीं करता फिर हम उसको आईसीयू में शिफ्ट करवाते हैं। आप यकीन करें मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से, मैं फैसलाबाद की सिचुएशन भी आपको बताता हूँ और ओवरऑल पंजाब की भी, कि इस वक्त हमारे पास ऑक्सीजन की जगह नहीं है।
हम ऑक्सीजन की जगह से भी हमारी कंजम्पशन ज्यादा होती जा रही है, इसीलिए आज आप देखें कि पूरे तो ऑक्सीजन पहला स्टेप है, जी जी सबसे पहला स्टेप है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगा देना, ऑक्सीजन सही है। उसके बाद दूसरा स्टेप है एचडीओ, एसडीओ, जिसके अंदर हम सी पैप या बाई पैप के थ्रू नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देते हैं पेशेंट्स को। तीसरा स्टेप है आईसीयू, जिसमें वेंट पे चला जाता है। वेंट पे चला जाता है। हमारे पास इस वक्त ऑक्सीजन तक की जो सी कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, 95% आपकी ऑक्सीजन कंजप्शन हो चुकी है। इस सूरत हाल में अगर अभी ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाता, कंप्लीट लॉकडाउन में आप जस्ट एक्सेप्शन हम कह सकते हैं कि आप उसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, मेडिकल स्टोर हैं या ग्रोसरी, ऑब्वियसली बात है, लेकिन इसको जिस तरीके से हुकूमत ने ये सर इस पे टास्क, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई है, या जिस तरीके से हुकूमत ने इस पे काम किया है, हुकूमत, हमें ये लगता है कि अगर ये अभी भी कुछ ना करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, हम लोगों ने भी अपने अजीज़ों कारब को खोया है, यकीन करें। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके विलेजेस में, गांव में, हर जगह पे केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, और हम लोग हॉस्पिटल में जहाँ पे 20% लंग इन्वॉल्वमेंट वाला पेशेंट भी है, उसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख रहे। क्यों? हमारे पास जगह ही नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है। अब अलाइड हॉस्पिटल की आपको बात बताता हूँ, फैसलाबाद का एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स हमने जो से हैं वो दिन ब दिन उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, उसमें कोविड के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाते जा रहे हैं। क्यों? हमारे पास जगह ही नहीं है, इलेक्टिव लिस्टें बंद हो रही हैं, और मुझे लगता है शायद विद इन 1 to 2 वीक अगर ये सूरत हाल ऐसी ही रही, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगता, हॉस्पिटल्स में आपको अभी तो लोग माजरत के साथ लोग कह रहे हैं कि अभी आप जिस तरह ईद की शॉपिंग हो रही है, जी जी, जिस तरह बाजारों के अंदर जिस तरह रश पड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो सकता है ईद के बाद, क्योंकि अभी आप जो ट्रांसमिशन करेंगे उसका जो नताइज असरात सामने आएंगे वो ईद तक, और ईद के बाद जितनी आप शॉपिंग करवाते चले जा रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस पर कर रही है, इस पर बंद करने का हो रहा है, लेकिन कुछ रिजर्वेशन है। इमरान सलीम साहब यहाँ पर हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त सुपर मार्केट्स की बात की जा रही है, हुकूमत बंद करने जा रही है जी, ग्रोसरी स्टोर भी बंद करेंगे, तमाम स्टोर्स बंद करेंगे, डॉक्टरों की बात आपने सुन ली, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका कि मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आपने मुझे बुलाया। इसमें यह है नजम भाई कि जिस तरह अगर मेडिसिन लोगों की ज़रूरत है ना, तो खाना पीना तो हर बंदे ने है, ठीक है। अब पूरे आप देख लें कि जब ये कोरोना आया था तो पूरी दुनिया में सुपर मार्केट्स बंद नहीं हुई, ग्रोसरी स्टोर्स या किराना स्टोर जिसको हम कह लें, वो बंद नहीं हुए, या जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, दूध है, ये कोई भी चीज़ बंद नहीं हुई। इसको मेरे ख्याल से, जो मेरा ख्याल है कि जैसे वेस्ट में या बाकी जगहों पे ये बंद नहीं हुए, बल्कि मैंने ये देखा था कि वेस्ट में जो है ना वो 12 घंटे की इन्होंने टाइमिंग थ्रू आउट रखी थी सुपर मार्केट्स की, ताकि लोगों का रश कम से कम हो। अगर आप जितनी टाइमिंग इसकी स्क्वीज कर देंगे, और ये बेसिक नेसेसिटी है, इसमें रश पड़ेगा ही पड़ेगा, और जब रश पड़ेगा आप इस वक्त इमरान साहब बड़ी एक अजीब सी सूरत नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त तक 6 बजे तक का टाइम आपको दिया गया, 6 बजे आपने बंद करना है। 6 बजे से प्रैक्टिकली होता ही है कि सुबह के वक्त में उतना रश नहीं होता। उसकी वजह यह है कि दफातर खुले हुए हैं, लोग अपनी ड्यूटीज पे हैं। 2 बजे 3 बजे जहां पे छुट्टी होती है, लोग अपने घरों में गए, या घरों से सीधे आपने जो चीज लेनी वो लेने के चले गए। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि 3 बजे से लेकर 6 बजे के दौरान आपके स्टोर्स के अंदर बेइंतहा रश होता है। जी बिल्कुल, लाइनें लगी हुई होती हैं। उसमें नजम भाई ये है कि जैसे आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि लोग जब अब बैंक है बंद होता है, 1:30-2 बजे बैंक बंद होता है, लोगों के दफातर का टाइम 2 बजे है, तो 2 से वो जो 6 बजे का टाइम है ना, उसमें बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं। अच्छा, आप ये देखें कि इसमें सबसे बड़ा जो अभी जुल्म हो गया है लोगों के साथ, वो ये हो गया कि सैटरडे संडे भी बंद कर दिया। जिन लोगों को ये होता था कि छुट्टी करके चले सैटरडे संडे को हम पूरे वीक की ग्रोसरी कर लेंगे, वो भी बंद कर दिया अब सैटरडे संडे। वो और प्रेशर जो है ना वो ज्यादा आ गया है स्टोर्स के ऊपर। तो आप ये देखें कि इस सूरत हाल में कोरोना तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये इनको सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, और जब भी कोई ऐसा फैसला लेते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मशवरा जरूर करना चाहिए कि जनाब अगर हम ये करने जा रहे हैं, क्या ये अब कमिश्नर साहब का रात को ट्वीट आता है शाम 4 बजे 5 बजे कि जनाब जो है ये आप सारे स्टोर्स जो है ना वो बंद हो जाए, हमें किसी को पता ही नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन, पुलिस 1 सेकंड से पहले पहुंच जाती है, जनाब स्टोर्स बंद कर दें। तो ये इनको सर मैं आपके प्रोग्राम की वजह से बताना चाहता हूँ कि ये सैटरडे संडे इसको जो है वो ओपन चले, 6 बजे तक फिर भी किसी ना किसी तरह मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये सैटरडे संडे आप कहते क्लोज हो गया तो इसका नतीजा, इसका लोड भी जो है बहुत ज्यादा बाकी 5 दिनों पे आ जाएगा, और 5 दिनों में भी लोगों के पास वक्त कौन सा है? लोगों के पास वक्त है
3 घंटे दो से 3 बजे से लेकर 3 बजे तक। घर लोग पहुंचते हैं, अब 3 से 6 का टाइम है। 3 से 6 का और टाइम। उसमें भी जब 3 बजे लोग घर पहुंचते हैं, आधा घंटा उनको सुपरमार्केट पे आने में लग जाता है, 2.5 घंटे हैं जिसमें लोगों ने बाइंग करनी है। तो उसमें यह है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनको सैटरडे संडे को ओपन करना चाहिए। मैं तो ये वैसे कहूंगा साथ साथ कि 12 घंटे कम से कम प्लान करना चाहिए। जिस तरह मेडिसिन जो है वो जरूरी है लोगों के लिए, ये ग्रोसरी उससे भी ज्यादा जरूरी है। नहीं, इसमें तो आपको क्योंकि हर 15 मिनट बाद, नजम भाई, हर 15 मिनट बाद घर में 1 से 2-3 चीजें ऐसी निकलती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। हर 15 मिनट बाद जितनी मर्जी आप प्लान करके ग्रोसरी कर लें, 15 मिनट बाद घर में कोई ना कोई चीज शॉर्ट होती है। तो ये नाज़रीन एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त जो हुकूमत फैसले करने जा रही है उसमें अगर आप ग्रोसरी के स्टोर्स भी बंद कर देंगे, वेजिटेबल बंद कर देंगे, आप बेकरियां बंद कर देंगे, तो उसमें जो है लोगों के लिए मुश्किलात बनेगी और लोग कैसे खरीदारी कर सकेंगे। फिर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं। एक तरफ हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि इस वक्त आप कर्फ्यू लगा दें, जितनी आप मूवमेंट को रोक सकते हैं उसको रोकें, क्योंकि अगर यही सूरत हाल रही तो हमें उस किस्म के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहा हूँ, जिस किस्म के हालात का गुज़िश्ता बरस ईरान में सामना करना पड़ा या जिस किस्म के हालात का इस वक्त इंडिया में सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तेजी से फैलता हुआ वायरस है। और इस वक्त ये जो हमारे पास इस बरतानवी किस्म के बाद मजीद इकसाम भी कोई साउथ अफ्रीकन किस्म, डॉक्टर मुदस्सिर नवाज भी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नुमान चौधरी भी मौजूद हैं, इमरान सलीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो अब किस्म आई है डॉक्टर साहब, ये क्या ज़्यादा खतरनाक है? इसमें लोगों की ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों पर असरअंदाज हो रही है। सुनने में ये आ रहा है कि जो बंदा भी इसका मुतासर हो रहा है उसके फेफड़े जो हैं फौरी तौर पर मुतासर हो जाते हैं। सर देखिए, ये तो आपकी बेसिकली रेस्पिरेटरी जितना भी आपका सिस्टम है उसको इन्फेक्ट करता है ना, वायरल। एक तो ये है कि जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, एक तासुर ये आ रहा है कि ये ज्यादा खतरनाक किस्म आ गई है इस वक्त कोई। उसमें सब दो चीजें, एक तो वायरस अपना जेनेटिक मेकअप भी चेंज कर लेता है, आपने देखा हो। दूसरा ये है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरह फर्स्ट फेज में लोगों ने फिर भी थोड़ा बहुत इसके लिए तो अपने आप को एसओपीज के अंदर डालने की कोशिश की थी, अब ये चीज लोग नहीं फॉलो कर रहे। अब अवाम बिल्कुल ये बात मानने से मेरा ख्याल है अब लोग पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से आप देखिए, लोग मास्क पहनने में नजर आ रहे हैं, खासकर पाक फौज जब से देखिए तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको जो सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों बुलाना पड़ा? इसलिए बुलाना पड़ा कि आपने पहले से अवाम को, लोगों को इस तरह टीच नहीं किया। लोगों को इसमें सेमिनार्स होते हैं, इसमें चीजें होती है कि आप अवाम को आगाही मुहिम चलाई जाती है कि ये आपकी जान का मसला, आप उसको फॉलो करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना, ये चीजें नहीं हो पा रही। दूसरी ये है कि वायरस अपना जेनेटिक मेकअप चेंज कर रहा है, उससे चीजें जो डिजीज है वो मजीद एग्रेसिव वे में सामने आ रही है। तीसरी चीज शॉर्टेज, हर चीज की फैसिलिटीज की शॉर्टेज होने की वजह से जब आपको बर वक्त इलाज नहीं मिल पाता तो वायरस को अपना काम करने के अंदर डैमेज करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है, जिसे जो है वो पहले ही पेशेंट इतना ज्यादा सफर कर चुका होता है कि जब वो हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में आता है तो वो अनफॉर्चुनेटली 60-70% उसके लंग्स जो है। अच्छा, इसमें आपने जब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपने इमरान साहब की बात सुनी। हमारी ताजिर बिरादरी की कुछ रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह सख्ती के साथ लॉकडाउन होने जा रहा है, कर्फ्यू टाइप आप जो रिकमेंड कर रहे हैं उसके ऊपर ताजिर बिरादरी की रिकमेंड उस पर तहफुजात हैं, वो कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं हो। आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या होना चाहिए इस पे? सर देखिए, ये तो पॉलिसी मेकर्स का काम है। ऑब्वियसली मैं इनकी एक बात से तो जरूर एग्री करूंगा कि ग्रोसरी एक एसेंशियल आइटम है, लेकिन उसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कोई एक टाइम, एक एसओपीज इस तरह बनाने चाहिए कि इनको एक स्पेसिफिक टाइम बेशक दे दें। ये मेरी अपनी पर्सनल एक आप सजेशन है कि आप इनको एक स्पेसिफिक टाइम दे दें, उसमें सिर्फ ग्रोसरी ही हुआ करे, उसमें बाकी लोग बाहर ना निकलें, ताकि एक हजूम इकट्ठा ना हो जाए किसी भी तरीके से। हमने सिर्फ हजूम से बचना है, हमें ऐसा किसी से कोई पर्सनल नहीं। लेकिन इस वक्त नुमान आप भी देखते होंगे, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, जगह जगह यही देखते होंगे इस वक्त जो रमजान बाजार लगे हुए हैं, जो इस वक्त हमारे जो आम बाजार हैं, अभी पाबंदी से पहले की बात कर रहा हूँ, पाबंदी लग जाए तो अलग बात है, मुकम्मल तौर पे आप बंद करते तो अलग बात है। बाजारों में रश देखा आपने दोपहर के बाद? सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट ये है कि आपने स्कूल बंद कर दिए जी, आपने इदारों में 50% कर दिया, आपने ग्रोसरी स्टोर कह दिया कि आप हफ्ता इतवार को भी बंद कर दें, आपने वो बंद कर दिए। लेकिन जब आपने उनको कर दिया कि आपने 6 बजे बंद होना है, तो प्रैक्टिकली हमारे पास वक्त क्या आया? 3 से 6 का, तो रश पड़ गया आप सारी जगह। आप अगर शाम 3 बजे के बाद बाहर निकलते हैं, अपने घर जाना है, तो मेरे ख्याल आपको घर पहुंचते हुए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 10 से 15 किलोमीटर का अगर आपने डिस्टेंस भी करना है सिटीज में। सर दिस इज द मिसमैनेजमेंट। यही वो बात है जो कि हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि ये मैनेजमेंट नहीं हो रही।
तमाम स्टेक होल्डर्स को, जैसे मेरे भाई ने बैठ के बात की, इस स्टेक होल्डर्स में कौन आते हैं? इसमें डेफिनेटली इसमें डॉक्टर्स आते हैं, इसमें ताजर बरादरी आती है, इसमें बाकी लोग भी आते हैं। क्या हुकूमत वक्त ने कभी भी स्टेक होल्डर को बुलाकर बैठ के कोई भी पॉलिसी बनाई है? क्या पॉलिसी डिस्कस की है? बिल्कुल भी नहीं की। अब आप देख लें, इनकी पॉलिसीज का ये नतीजा है कि आज आपकी अमवात की रेशियो 200 प्लस हो चुकी है, आज आपके केसेस 6000 प्लस पॉजिटिविटी आ रही है, और आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टेस्ट करवाने जाते ही नहीं हैं। और यही वो सूरत हाल है कि जिसमें हम लोग इस वक्त ये तकाजा कर रहे हैं कि अगर आपने इस चेन को ब्रेक करना है तो आपको हर सूरत लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। उस लॉकडाउन लगाने का तरीका बिल्कुल उस पर डिस्कशन हो सकती है, उस पर आप तमाम स्टेक होल्डर को बिठा के उनके साथ डिस्कशन करें। और लेकिन हमारे पास आप डिस्कशन जरूर करें, लेकिन हमारे पास जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी तरफ से जो अब तक किया गया, हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। वो किस तरह करते रहे, वो किन चीजों को बंद करते रहे, वो किन चीजों को खोलते रहे, उस पर हम चल सकते हैं। हम अपने तजर्बे करने की बजाय देख सकते हैं उनको। इसमें एक अहम चीज़ इसमें वैक्सीनेशन भी है। अब देखिए वैक्सीनेशन जो है, जिस स्पीड से हम लोग वैक्सीन करवा रहे हैं, मेरा ख्याल अगर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि 5-7 साल तो हमें लग जाएंगे सारी कम्युनिटी को वैक्सीनेट करने में। तो अगर आप वैक्सीनेशन को स्पीड अप कर देंगे तो उससे भी आप जो है डिजीज प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने खुद जमा तफरीह की थी। हमारे पास अप्रैल के आगाज तक और अप्रैल के एंड तक जो फी महीना हमारे पास पर मंथ जो आई थी तादाद वो 5 लाख की आई थी। अप्रैल के शुरू में ये दावा किया गया था, फरवरी के शुरू में वैक्सीनेशन शुरू हुई, अप्रैल के शुरू में दावा किया गया कि हमने 10 लाख लोगों की वैक्सीनेशन कर ली है। उसके बाद ये 21 तक 13 लाख पे पहुंच गए थे, अब हम मजीद आगे जा रहे हैं। तो मैंने कोई हिसाब लगाया था कि अगर आप पूरे पाकिस्तान की वैक्सीनेशन करना चाहें तो वो 2057 तक हो सकेगी जाके। अब 2000 ये है पॉलिसीज, ये इनकी पॉलिसीज कि अगर आप ठीक है, अगर आप चीजों को लॉकडाउन की तरफ नहीं लेके जा सकते, एटलीस्ट आप आवाम को कुछ चीजें ऐसी दें जो इम्यून हो सके, कि आप उनको वैक्सीन कर दें। आपने अभी तक अनफॉर्चुनेटली सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो 100% वैक्सीन नहीं हुए। कुछ लोगों को पहली डोज लगी है, वो दूसरी का वेट कर रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है। फिर आपका जो स्टाफ है, जो आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो इतनी तेजी से पॉजिटिव हो रहे हैं। ये चीजें जो है हमें बार बार हम क्यों सरकबाई करते हैं कि अभी देखिए, अभी हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो चीजों को कैटर कर रहे हैं, फिर भी वो चोक्ड है। लेकिन जब आपके साथ साथ हेल्थ प्रोफेशनल्स भी सारे पॉजिटिव होते जाएंगे तो वो जो बंदा पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सिस्टम से निकल रहा है। जब वो सिस्टम में निकल रहा है तो उससे पीछे फिर शॉर्टेज आ रही है, उसको कौन टैकल करेगा, वो एक अलग प्रॉब्लम है। तो चीजें इतनी ज्यादा पाइलअप होती जा रही हैं कि अगर अग्रेसिव मेजर्स नहीं लिए गए तो चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो ये उसमें सारे डिपार्टमेंट्स को खाली डॉक्टर्स के ऊपर मलबा डाला जाए कि आपने ही इस पेंडेमिक को कंट्रोल करना है और इन्हीं जो है वो चीज़ों के साथ करना है, तो इस पर फिर हम जो है ना वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस हद तक हो जाएंगे कि हम हेल्पलेस हो जाएंगे कि हम क्या करें, किस तरफ जाएं, वे आउट कोई नहीं मिलेगा। इस पे वे आउट के लिए हम चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, डॉक्टर्स को या हेल्थ केयर स्टाफ को हम लोग इनसे गवर्नमेंट से भीख नहीं मांगते, हम इनसे कोई पैसे नहीं मांगते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें हमें क्या चाहिए, हमें इंकरेजमेंट चाहिए। हुकूमत वक्त ने, पंजाब हुकूमत ने बार बार, ये बाकी हुकूमतों ने भी वादा किया जी रिस्क अलाउंस दिया जाएगा, डॉक्टर्स को इनकरेज किया जाएगा, कहाँ मिला किसी को? कुछ भी नहीं मिला। बल्कि आपके इस वक्त जो एडहॉक्स पे इनको चाहिए था कि डॉक्टर्स को फॉर उनकी भर्ती करते, बाकी हेल्थ केयर स्टाफ की भर्ती करते, नहीं की गई। ना सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी में बल्कि टर्शियरी केयर में इस वक्त आपकी स्टाफ की इंतहाई शॉर्टेज है, ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ साथ। इसीलिए ये इनको फिल फोर चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल जितने भी न्यू डॉक्टर्स हैं उनको इंडक्ट किया जाए, और ताकि इस प्रोसेस को हम, मैंने तो डॉक्टर साहब सुना है कि एडहॉक पे पाबंदी लगी हुई है। जी आपकी भर्ती नहीं हो सकती आरजी, इस वक्त आप नहीं भर्ती नहीं हो सकती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसकी क्या लॉजिक है कि एमटीआई एक्चुअली इस पे जो सा है गवर्नमेंट का ये मौकफ था कि आपको पता है कि वो एक एमटीआई लाना चाह रहे हैं, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन, जिसके खिलाफ हमने एक दफा नहीं, हमने कई दफा स्ट्राइक भी की है, 2 दफा तो बड़ी मूवमेंट हमने इसके ऊपर लड़ी है। ये एमटीआई में इनका मकसद यही था कि एमटीआई लाएं और उसमें अपने डॉक्टर्स की ये उनमें 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में इनको भर्ती करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्ट्राइक के थ्रू भी रोका, हमने कोर्ट में भी हम इस पे गए, और उसी एक कह सकते हैं कि जिद के अंदर ये लोग, इन्होंने एडहॉक पे ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में बल्कि इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी तक इन्होंने इनके एडहॉक के ऑर्डर्स रोके हुए हैं। और अगर कहीं पे हम उसको एडहॉक के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, वो फोर्सफुली डे बाय डे जाके सेक्रेटेरिएट में जाके हमसे रिकमेंड करवा के हम इनकी इंडक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हैं। अदरवाइज
मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर बीच में से निकलते चले जाएंगे डॉक्टर्स, आप एडॉक पे भी नहीं रखने को तैयार, उसमें भी पाबंदी लगाई हुई है, तो ये तो आपके तो अस्पताल खाली होते चले जाएंगे। वो बस ये मैडम की मैं ना मानू वाली पॉलिसी है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, आप इनके स्टैट्स देख लें। मतलब मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ ओपनली, आप लोग मीडिया पर्सन जिस टाइम मर्जी जाएं किसी भी हॉस्पिटल को विजिट करें, रोज की जो हुकूमत के स्टैट्स आते हैं आप उनको देखें और किसी भी एक हॉस्पिटल को किसी भी टाइम विजिट करें, आप दोनों में आपको 180 डिग्री की जो है ना वो नजर आएगी कि हुकूमत कुछ बोले कि जी बेड्स खाली पड़े हैं, उधर जाके आप हुकूमत तो रोज कह रही है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं और हमारे पास बेड्स भी अवेलेबल हैं। बेशक मैं आपको कहता हूँ आप एक प्रैंक कॉल करके देख लें जी हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, हमें वेंट चाहिए, आपको पूरे लाहौर में कहीं वेंट नहीं मिलेगा। और दूसरा अगर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो वो भी चौक होते जा रहे हैं, लेकिन उनका मिनिमम पर डे 60,000 70,000 से 2 लाख पर डे तक है कि जो उसके चार्जेस हैं। तो आम बंदे के लिए तो वो तो फिर ये कहेगा ना तो मैं तो मरा हूं तो मैं फिर इस तरह ही मर जाता हूं, बगैर ऑक्सीजन के ही मर जाता हूं। फैसलाबाद के एक सरकारी हॉस्पिटल की जो सर्जिकल इमरजेंसी है उसको हमने कोविड में कन्वर्ट कर दिया है। आप यहीं से अंदाजा लगा सर्जिकल इमरजेंसी और सर्जिकल इमरजेंसी को हमने किसी और जगह शिफ्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त मैं आपसे बता रहा हूँ कि बेड्स वार्ड्स भरते जा रहे हैं। मेरी बल्कि एक कल निश्तर के प्रेसिडेंट से बात हो रही थी, वो बता रहा था मुल्तान की बात, मुल्तान की जी, कि मुल्तान में भी कुछ सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि मुल्तान के भी जो वार्ड्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है और हर वार्ड के अंदर इस वक्त जौन सा है वो अगर 60 बेड हैं तो वहाँ पे कोविड पेशेंट वो पड़े हुए हैं जो कि जिनके लंग्स की इन्वॉल्वमेंट मोर देन 20% है, यानी 20% से नीचे को तो वैसे ही घर भेजा जा रहा है। तो यानी कि सीरियस पेशेंट इतने पड़े हुए हैं, तो आप इसमें इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अच्छा हुकूमत की मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 20% से कम वालों को घर भेजा जा रहा है, और मुझे पता लगा था कि एक इंजेक्शन है रेमडेसिविर जो फेफड़ों के लिए अगर शुरू में आपको पता चल जाए 4-5 दिनों में तो जादुई असर करता है, बड़ा मैजिक के तौर पे वायरल इन्फेक्शन को रोकता है, एंटी वायरल है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने वो खरीदना बंद कर दिया। ऐसे ही है, वो खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे ही अब वो जिसने खरीदना है वो जाएगा मार्केट से खरीदेगा, और गरीब आदमी के लिए एक और मुसीबत बन गई। और वो 7 इंजेक्शन लगते हैं, 7 इंजेक्शन जी, और एक तकरीबन जो हम एवरेज मैंने उस पर लिखा भी, मैंने उस पर कॉलम भी लिखा। उसकी जो सबसे एक आम कंपनी है उसका जो रेट है पर इंजेक्शन का 2800 है। 2800 से लेकर ये इंजेक्शन 4000, 5000, 6000 तक जाता है। नहीं, इस वक्त ब्लैक में मार्केट में जो है, मैंने जब पता लगा कि 6 से 7 हजार में वो इंजेक्शन मिल रहा है। सरकार, मुझे नहीं पता फैसले किस तरह हो रहे हैं, किस तरह नहीं हो रहे, और किन लोगों को इस वक्त एतमाद में लिया जा रहा है, किन को नहीं लिया जा रहा। मैं कुछ मजीद बात करूंगा लेकिन इस ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो कतन अच्छी सूरत हाल नहीं है। आपने बाहर निकलना है तो मास्क आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मास्क भी लगाएं, एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी गुरेज करें, जहाँ पर रश हो वहाँ पर भी ना जाएं। जितनी एहतियात करेंगे उतनी बेहतर है, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो जो आपको सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा है, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, आपको तमाम जगहों की यहाँ पर सूरत हाल बता रहे हैं। लेकिन एक जो दूसरी सूरत हाल है, आपके मसाइल थोड़े से डिफरेंट है। आप ये कह रहे हैं कि जो हफ्ता इतवार को बंद रखा जा रहा है उसको ना रखा है। इसमें मैं सुपर मार्केट्स को जब देखता हूँ, बड़े स्टोर्स को देखता हूँ, तो इमरान साहब एक और इशू मुझे नजर आता है कि आप सेल करते हैं, गोश्त भी सेल करते हैं, आप मटन है, बीफ है, चिकन है, सब्जियां हैं। अगर आप बीच में से 2 दिन इसको बंद कर देंगे तो वो तो आपको तो बड़ा मसला हो जाएगा इसमें। नजम भाई, इसमें यह है कि जैसे ऑब्वियसली हमारी सुपरमार्केट्स में गोश्त और सब्जी होता है, ये एक तो नुकसान वाली भी सूरत हाल इसमें बन, क्योंकि जो बचेगा वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा सब कुछ, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो बेकरी है, चाहे वो मीट है, जो भी पेस्चराइज्ड जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं ना वो सब ख़राब हो जाएंगे, उसमें चाहे दूध भी है। तो ये भी एक वो फैक्टर है। लेकिन ये इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है कि लोगों ने रोज़े भी रखने हैं, लोगों को चीज़ें चाहिए। अगर आप बंद कर देंगे सुपरमार्केट्स तो लोग चीज़ें कहाँ से लेंगे? ठीक है जी। अब मैं एक चीज बात कर रहा था कि हम जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं, हम तमाम SOPs का बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलो कर रहे हैं उसको। हम लेकिन रश हो जाता है उसके बावजूद, लेकिन उसके बावजूद देखें रश हो जाता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इसी के मुकाबले आप देखें रमजान बाजार में लोग चीनी 65 रुपए लेने के लिए लोग लाइनों में लगे हैं और जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ धक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, तो वहां से कंट्रोल करना चाहिए। कोरोना तो वहां से फैल रहा है। सुपरमार्केट में तो बड़ा कंट्रोल इन्वायरमेंट है कि हम किसी को भी बगैर मास्क के, सैनिटाइजर के, वो लेजर
गन से चेक किए बगैर हम अंदर नहीं जाने देते। और इवन हमने इंटरनल सिक्योरिटी जो हमारे स्टोर्स की होती है, हमने उनको भी कह दिया है कि कोई बंदा अंदर मास्क ना उतारे, बच्चों को हम नहीं जाने दे रहे, बूढ़े लोगों को हम अंदर नहीं जाने दे रहे। तो हम तो इसको फॉलो कर रहे हैं बड़ा स्ट्रिक्टली। अब उसमें यह है कि जी ये मेरे ख्याल ये से यानी कि बंद कर देंगे, बंद करने से मुझे कोई नहीं है, मुझे ये कि आप जिसको दोबारा खोलेंगे, जी। चाहे वो थोड़ी देर के लिए खोलेंगे, जी। आप एक पूरे का पूरा गेटवे खोल देंगे लोगों का और लोग दौड़ पड़ेंगे फिर उसकी तरफ। नजम भाई, अब ये मैं अगली बात करने जा रहा हूँ कि आप ये देखें जो इस वक्त शोर इस वक्त मचा भी हुआ है कि जी कर्फ्यू वाला कर्फ्यू नाफिज करने जा रहे हैं, तो ये लोगों में दोबारा से पैनिक क्रिएट हो जाएगा। लोग होना शुरू हो भी गया है, लोग भाग रहे हैं अब सुपर मार्केट्स की तरफ, तो हम कितना को कंट्रोल करेंगे? तो लोगों की जरूरत भी है, उसको भी समझना पड़ेगा। और ये आपको बड़ा बड़ा सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। और मैं इसमें बार बार एक चीज का डॉक्टर साहब मैं एक बड़ा बार बार हवाला देता हूँ कि जब मैं इंडिया का दिल्ली का केजरीवाल का मॉडल पढ़ रहा था तो मुझे उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज उसके मॉडल में नजर आई। उसने कहा जी हम दिल्ली के अंदर ऐसे सर्विस एरियाज और कमर्शियल एरियाज बनाएंगे जो 24 आवर्स के लिए होंगे। उससे ये होगा कि दिल्ली जागता रहेगा, 24 आवर होगा और वहां पर हमारे रश नहीं होगा, आप जिस वक्त मर्जी चाहें जाकर चीज ले सकते हैं। तो इस किस्म के तजर्बात भी किए जा सकते हैं। जी अब देखिए, असल मकसद तो जो होना चाहिए वो कॉज ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमने लोगों को रश से बचाना, ये सही है। हमारा मेन कॉज ये होना चाहिए। उसके ऊपर जो है बिल्कुल सही है। अब जिस तरह भाई बता रहे हैं कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, आपने इनको ये गवर्नमेंट का वैसे भी ये जो ना तरीकाकार ये है कि ये जिन चीजों जिसका काम वो कहते हैं उसी को साझे, सही है। तो आप उनको एटलीस्ट ऑन बोर्ड लें, इनसे सजेशंस लें, आप इनको सजेशंस दें, वो तमाम सजेशंस जिनके नतीजे में आप कम रश कर सकते हैं। डे पेशेंट जो आपकी लोकल पब्लिक है उनको फायदा हो तो कामयाबी है। लेकिन जहां पे आपने ये सोचना हो कि हमने सिर्फ स्टंट्स मारने हैं और हमने जी बस ये नोटिफिकेशन कर दिया वो नोटिफिकेशन कर दिया, उसका मकसद क्या होता है कि आप अपनी जो जिम्मेदारी उसको पूरा नहीं कर पा रहे और आप दूसरे पे उसका इल्जाम डाल रहे हैं। जिस तरह मतलब ये हम लोगों को कहते हैं कि डॉक्टर हैं जी ये हम यहाँ पे बेड्स भी अवेलेबल हैं, ये जानबूझ के काम नहीं करना चाहते, ये इसलिए कहते हैं लॉकडाउन तो जाके देख लें, आप किसी अस्पताल में जाके देख लें क्या सूरत हाल है। इस तरह वो इनको भी कहते हैं। तो असल चीज ये है कि आपको कॉज ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इल्जाम तराशी से बाज आना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाता हूँ। जैसे लास्ट ईयर जब कोविड आया ना, तो हमें डीसी ऑफिस में कॉल किया गया कि जी फौरन डीसी ऑफिस आ जाए। तो हम डीसी ऑफिस चले गए, तो उन्होंने कहा जी आज शाम तक का टाइम है आपके पास, तो ये बंदे का हम नंबर भी आपको दे रहे हैं, तो आपने वो जो वॉक थ्रू गेट्स हैं ना वो इंस्टॉल करने हैं। अब आप ये देखें कि वो जो स्टेक होल्डर्स थे जिनको ये पता था कि ये कारामद भी है या नहीं है, उनको किसी को पूछा ही नहीं गया, खुद ही डॉक्टर बन गए, खुद ही वो बंदे का नंबर भी दे दिया, बंदे का नंबर भी डीसी ऑफिस से कि फलां बंदे से आप जो है ये वहां से खरीद लें, वहां से खरीद लें। अच्छा जी, हमने वो और ये था कि जी अगर वो लाजमन महंगे होंगे, अगर वो शाम तक ना खरीदा गया तो हम आपके स्टोर्स भी सील कर देंगे। अच्छा, थोड़े दिनों बाद महकमा सेहत ने कहा कि जी ये तो ठीक है ही नहीं, ये तो मेरी एक बंदे से जो इसको डील करता है ना जी, इसमें जो प्रोडक्ट का नाम नहीं याद रहा जो इसमें डलती थी, वो कहता है ये स्विमिंग पूल में डलती है ना, तो उसकी बड़ी माइनर सी रेशो थी, पॉइंट समथिंग ना, 0.1 थी शायद या 0.5 थी, और हमें ये कहा जा रहा था कि इसको 5% डालने आप इसके अंदर ना। तो वो कहते हैं कि ये स्किन जल जाएगी जब 5% आप लोगों को उसमें से गुजारेंगे ना, तो ये स्किन जला देगा आपकी। लेकिन आपको कहा गया था कि उस बंदे से राब्ता कर लें, टेलीफोन नंबर है और शाम तक खरीद कर लगा लें जी, वरना हम आपके स्टोर जो है वो अच्छा जी, वो मैंने अपने 5 स्टोर्स के ऊपर मेरा ख्याल है वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, उसको खरीदा, लगा लिए। 2 हफ्ते बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा जी ये तो सही है ही नहीं, ये तो लगने ही नहीं चाहिए, और उन्होंने वो बिकवा दिए। वो हमें तो सारी दुनिया ने लिए, खाली उनसे नहीं लिए थे, बहुत सारे लोग इस काम में आ गए थे फिर 5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन ये हुआ कि वो सारे आप देखें कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों की हुई और वो सारी जाया हो गई। अच्छा, मैं तो मेरा ये कहने का मतलब मैं चाहता हूं कि हम लोगों को क्या कह सकते हैं, क्या एहतियात करें। वैसे तो कोविड की बात इतनी हो चुकी है कि लोगों को पता चल गया है, अब अगर कोई नहीं करता तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी आप क्या एडवाइस करें? देखिए, ये हम सब मुसलमानों के लिए एक बड़ा एक ऐसा मौका है कि जहाँ पे ना हमें 2 से 3 चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखना है। सबसे पहले ये एज ए बीइंग मुस्लिम भी अपने तमाम मुसलमान भाइयों से मेरी ये गुजारिश है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं कल भी बल्कि एक मस्जिद में जब गया तो मैंने देखा कि 3 लोगों के अलावा किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए थे। तो एक तो SOP का ख्याल वहाँ पे भी रखा जाए। दूसरा मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि देखिए
अगर हम इस ईद पे थोड़ा सा ख्याल कर लेंगे तो शायद हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनकी जानें बच सकती हैं, उनकी जो सी है सेहत बच सकती है। अगर हम आज इतना रश घरों से गैर ज़रूरी नहीं निकलेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद आप कह सकते हैं कि अगर हम एक ईद पे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, परचेज करने के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें लेने के लिए नहीं निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास अगला मौका नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से ये अगली ईद तक, अगले रमज़ान तक हम इंशाल्लाह इस कोविड-19 से जान भी छुड़ा लेंगे। तो बेहतरीन वैक्सीन आ गई है अब, तो पहले से हम पिछले साल से बहुत मुख्तलिफ जगह पे खड़े हुए। डॉक्टर साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, अगर कोई एडवाइस करना चाहें क्या एडवाइस? सर देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, नुमान भाई की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ठीक है, हर चीज़ की मजबूरी है, आपको बाहर निकलना है, रोज़गार के लिए भी निकलना है, अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरी अशिया उनके लिए भी निकलना है। तो एटलीस्ट आप सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें, आप मास्क पहन लें, आप सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, आप जब घर से निकलें हाथ वगैरह धो के, जब घर में वापस आएँ सबसे पहले हाथ वगैरह धो लें, मास्क प्रॉपर पहने, SOPs का ख्याल रखें, 6 फीट का डिस्टेंस रख लें, सिर्फ थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा कर लें, थोड़ा सा। मैं उलमा और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर रश हो। मैं उलमा कराम से भी गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मसाजिद में लोग आते हैं, लोग उनको सुनते हैं, वो वहाँ पे आगे आए, हमारी हेल्प करें, लोगों को बताएं कि अगर हम एक ईद सादा गुजार लेंगे तो आइंदा आने वाली बहुत सारी ईदें हम खुशियों के साथ गुजार लेंगे। तो इससे मेरा ख्याल है एक मास्क और एक हाथ धोना तो किसी पे कोई इतना बड़ा बर्डन नहीं है, तो एटलीस्ट इतना करने से हम बहुत ज्यादा बच सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने भी अगर स्टोर जितने खुले रखते हैं, यहाँ सब आप लोगों ने भी कुछ ख्याल करना है थोड़ा सा। इंशाल्लाह जी, हम तो SOPs पे अमल करें, लोगों में फासला ना जो खत्म ना होने दें, लोगों को जो वहाँ पर आ रहे हैं मास्क पहने हुए हों, इस चीज़ को तो आप इंश्योर करवा रहे हैं? इंशाल्लाह कर रहे हैं जी। नजम, मैं डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की ईद की, मैं ईद के हवाले से गवर्नमेंट को एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपने कर्फ्यू लगाना है ना जी, तो ईद की जो छुट्टियां हैं उनमें कर्फ्यू लगना चाहिए, उनमें लोगों को बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं निकलने देना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर आपको याद होगा, ईद के बाद जो कोविड फैला था ना, वो रमजान की शॉपिंग की सारी पिछली दफा ईद थी, हमने अचानक जो था बाद में पाबंदी लगाई थी, अब भी लगा रहे हैं, उस वक्त भी लगाई थी, लेकिन असल में प्रैक्टिकली था क्या, उससे पहले जो ईद की शॉपिंग थी, जो इस वक्त भी कल तक बाजारों में जो कुछ होता रहा, आज हुकूमत जागी है, आज आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने भी, PMA ने, नर्सिस ने, तमाम ने इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो सामने आया है। बड़ी खूबसूरत बात की है, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हम जिंदा रहेंगे तो हमारे पास ये मौके बार बार ईद आती रहेगी, ईद आती रहेगी, हमारे पास हम जिंदा नहीं रहेंगे तो ये मौके यही आपने खोया ना जी, आपने खोया, जो हमारे भाई राना अख्तर महमूद साहब को खोया, रहीम स्टोर के सुपर स्टोर ग्रोसरी, समझे मेरे हाथों में डेथ हुई है जी, मैं वहीं था उस वक्त 5 घंटे से जब उनकी डेथ हुई, जब उनकी डेथ हुई, पल पल देखते रहे जैसे आपके जो थे। मैं समझता हूँ कि आपने तो खुद करीब से देखा, लिहाजा आप किस तरह SOP से इनकार कर सकते हैं, उस पर अमल दरामद से कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर नवाज साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इमरान सलीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर मानचोई साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लाए। नाज़रीन, थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर, जब भी आप किसी के करीब जाएं, बात करते हुए 3 फुट से कम फासला होता है, आपका मुंह उसकी तरफ है, तो बचना है आपने किसी के भी मुंह से निकलने वाले छींटों से, क्योंकि वो बराह रास्त आपको अफेक्ट करेंगे और फौरी तौर पे करेंगे। दूसरा, मास्क पहनेंगे, आपका हाथ जो है वो आपके चेहरे को नहीं टच करेगा, जब आप धो लेंगे उससे बचत हो जाएगी। तीसरा, आपने रश वाली जगहों पे नहीं जाना, कोशिश करनी है कि जहाँ पर आपको रश नज़र आ रहा है वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके पास किसको यहाँ पर कोरोना हो सकता है। हुकूमत स्टेप्स ले रही है, लेकिन उस हुकूमत से दरख्वास्त है कि स्टेप इस किस्म के ले कि जिसके नतीजे में रश खत्म हो, ये ना हो कि उसके नतीजे में रश बढ़ जाए। जैसे इमरान सलीमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत ने जो फैसले किए वो गलत फैसला है कि अगर आप टाइम को महदूद कर देंगे, तमाम लोग ग्रोसरी लेने के लिए, जाहिर है घर में अगर आपके आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, या पकाने के लिए कुछ नहीं है, सहरी के लिए कुछ नहीं है, अफ्तारी के लिए कुछ नहीं, तो आपने लेने के लिए जाना है। तो अगर आप वो टाइम 3 घंटे कर देंगे प्रैक्टिकल टाइम, तो लोग तो सारे रश करेंगे उसकी तरफ, भागेंगे उसकी तरफ। लिहाजा वो फैसले करें जो जस्टिफाइड हों, लॉजिकल हों, समझ आ रहे हों, मंतकी हों, और इसके नतीजे में हम रश को कम कर सकें। आपस में आप समाजी फासला कहते हैं, मैं कहता हूँ बुनियादी तौर पे ये लफ्ज़ जिस्मानी फासला है, आप जिस्मानी फासले को बरकरार रख सकें कुछ लोगों के, तो उसमें हमें कामयाबी होगी। अल्लाह करे हम सबकी एफर्ट्स कामयाब हों, अल्लाह करे हम इस वबा से निकलें, अल्लाह करे कि ये हमें कम से कम नुकसान पहुँचाए, वरना इस वक्त तक 200 से ज़्यादा हलाकतें, ये एक बड़ी बात है।
अल्लाह हमें उस वक़्त से बचाए जो ईरान में आया, जो इंडिया में है। अल्लाह ताला हम पे करम करे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।